मेरा नाम उबैद है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कराची में एक पिज़्ज़ा आउटलेट के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। ये पिज़्ज़ा आउटलेट ज़्यादातर शाम 6 से रात ऑनवर्ड्स सुबह 6 बजे तक खुला रहता है और ऑर्डर आते रहते हैं। ये वाक़या मेरे साथ 2017 में न्यू ईयर की रात से ठीक 2 दिन पहले रात के 4 बजे पेश आया। ठीक रात 4 बजे मेरे पास एक ऑर्डर आता है जिसे मुझे कराची के इलाके अंडा मोड़ से अंदर की तरफ जाकर अंडा मोड़ के अंदर आखिरी स्टॉप जो है जिसे लोग कल्याणा स्टॉप के नाम से भी जानते हैं, वहाँ एक घर में डिलीवर करना था। आउटलेट से पिज़्ज़ा रिसीव करने के बाद मैं उन तमाम पिज़्ज़ास को लेकर अपने थर्मल बॉक्स में अपनी बाइक के पीछे रख लेता हूँ। थर्मल बॉक्स में पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक्स रखकर अपनी बाइक स्टार्ट करता हूँ और अपनी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और ठंड अपना पूरा जोर दिखा रही थी। सर्दी इतनी थी कि मेरे हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रही थी और सड़कों पर तेज़ टकराती हुई ठंड में निकलती हुई मेरी बाइक, मैंने दस्ताने पहन रखे थे लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हाथ दस्ताने के अंदर ठंडे हो रहे थे। लोकेशन आउटलेट से कोई 15-16 मिनट के फासले पर थी। मैं तकरीबन 15 मिनट तक बाइक चलाने के बाद लोकेशन के करीब पहुंच जाता और करीब पहुंचकर जेब से अपना फ़ोन निकालकर उस ऑर्डर के कॉन्टैक्ट पर कॉल करने लगता हूँ। कोई 3 से 4 रिंग जाने के बाद एक उम्र रसीदा आवाज़ उस कॉल को रिसीव करती। मैं उससे कहता हूँ, सर आपका पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया, अब बाहर आकर रिसीव कर लें। पलट कर आवाज़ आती है, बेटा आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। अगर मैं उस घर के बारे में आपको बताऊँ, वो घर एक ऐसी जगह पर था जहाँ आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी और कल्याणा स्टॉप से थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाकर वो घर था। उसका हुलिया भी कुछ पुराना सा था, जैसे कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन। अभी मैं उस घर के बाहर खड़ा होकर उस घर से किसी के निकलने का वेट ही कर रहा होता कि मेरे कानों में एक लड़की की एक बड़ी ही खौफनाक चीख गूंजती है। वो चीख सीधा उस घर के अंदर से आई थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी उस घर के बाहर या अंदर कोई भी लाइट जलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था मानो उस इलाके में लाइट हो ही ना। मैंने घबरा कर अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास ऐसी कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी और आसपास के घरों में भी बिजली बंद थी। इसका मतलब ये था कि उस सेक्टर में इस वक्त लाइट नहीं थी और पूरी गली में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था। उस वक्त रात के ठीक 4:30 बज चुके थे। मुझे उन बुज़ुर्ग से कॉल पे बात किए हुए कोई 10 मिनट गुजर गए थे, लेकिन उस घर से गूंजने वाली उस चीख के बाद कोई आवाज़ या कोई इंसान उस घर से बाहर नहीं आया था। अब मैंने सोचा बाइक से उतरकर गेट पर नॉक करके देखते हैं। मैं ये सोचते हुए अपनी बाइक से उतरा। पूरी गली में लाइट नहीं थी और रात के 4 बजे के वक्त घुप अंधेरा हो रहा था। मैंने बमुश्किल अपने मोबाइल की टॉर्च से आसपास देखा। पूरी गली में ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर, ना ही कोई चरिंद परिंद मौजूद था। ऐसा लगता था मानो अंधेरे और सर्दी की शिद्दत से लोग अपने घरों में, अपने बिस्तरों में घुसे हुए और आसपास के जंगली जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली गाड़ियों के नीचे सर्दी से बचने के लिए दुबक कर बैठे हैं। अभी मैं अपनी बाइक से उतरकर अपने मोबाइल की टॉर्च उस घर की तरफ करता ही हूँ कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। मैं देखता हूँ कि उस घर की छत पर, यानी उसके पहले फ्लोर पर, एक जेट ब्लैक काला साया खड़ा है और वो साया आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आ रहा है। मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी थी और मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने मोबाइल की टॉर्च जब छत पर की तो मेरे रहे सहे हवास भी मेरा साथ छोड़ गए। मैं देखता हूँ कि उस घर की छत पर ठीक बाउंड्री वॉल के करीब एक लड़की, जिसका चेहरा बहुत ही खौफनाक है, आंखें लाल हो रही हैं और बाल खुले हुए और मिट्टी में लते हुए हैं, उस घर की छत पर खड़ी है। अभी मैं ये पूरा मंजर देख ही रहा होता हूँ कि वो लड़की एक झटके से उछलकर उस घर की
छत से उसकी बाउंड्री वॉल पर आ बैठती है। वो लड़की बजाय दो पैरों के अपने चारों पंजों, अपने दोनों हाथ, दोनों पैरों के सहारे पर किसी जंगली जानवर की तरह उस घर की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर बैठ गई थी। दिल में डर और खौफ की मिली जुली कैफियत लिए मैं उस लड़की की तरफ देखकर चिल्ला कर बोलता हूँ, ओ कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये? नीचे मत आना, पीछे हो जाओ। मैं सोचता हूँ कि यार उबैद, इस जगह रुककर अपनी जान जोखिम में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खाने के पैसे अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये सोचता हुआ मैं अपना मोबाइल टॉर्च बंद करके अपनी जेब में रखता हूँ और फ़ौरन उस घर के गेट से दूर खड़ी अपनी बाइक की तरफ दौड़ लगा देता हूँ। मैं अपनी बाइक पर बैठता हूँ, चाबी स्विच ऑन करता हूँ और बाइक को किक मारकर स्टार्ट करने लगता हूँ। अभी मैंने कोई 2 ही किक मारी होंगी कि एक हाथ आकर मेरी बाइक में लगे चाबी स्विच की चाबी को ऑफ की तरफ कर देता है। जब मैं उस हाथ की तरफ अपनी बाइक से ऊपर सामने की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल बंद हो जाता है। वही अजीब सी लड़की जो उस घर की बाउंड्री वॉल पर एक जानवर की तरह बैठी थी, वो बेक वक्त उस घर की छत की बाउंड्री वॉल पर भी मौजूद थी और यहाँ नीचे गली में मेरे बाइक के सामने भी खड़ी थी, जिसने अभी अभी मेरी बाइक का चाबी स्विच बंद किया था। मैं कभी उसको देखता हूँ तो कभी घर की छत पर बाउंड्री वॉल पर बैठी उसकी हमशक्ल को देखता हूँ। उन दोनों के चेहरों में 1% भी फर्क नहीं था। दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे, खौफनाक और डरावने, आंखें पूरी तरह लाल और चेहरे पर कहीं कहीं कटने के निशान थे। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि वो ऊपर वाली लड़की जो अभी तक बाउंड्री वॉल पर बैठी हुई थी एक छलांग लगाती है और एक खौफनाक चीख के साथ नीचे आकर ज़मीन से धड़ाम करके टकराती है। जैसे ही वो ज़मीन से टकराती है वैसे ही उसकी ही शक्ल की लड़की जो मेरी बाइक के पास खड़ी होती है वो गायब हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आज रात मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभालता हूँ, अपनी बाइक का चाबी स्विच वापस ऑन करता हूँ और बाइक में किक मारता हूँ। अब मैं यहाँ से भागने को बिल्कुल तैयार ही था कि इतनी ही देर में उस घर का दरवाज़ा खुलता है और उस घर से 2-3 आदमी बाहर आते हैं और वो तीनों आदमी जाकर वो लड़की जिसने ऊपर से छलांग लगाई थी उसे उठाते हैं। वो लड़की एक बार फिर खौफनाक तरह से चीखना शुरू कर देती है और पूरी गली में उसकी चीखों की आवाज़ गूंजने लगती है। उसकी चीखें सुनकर बाकी के गली के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके घर से बाहर आने लगते हैं। लोगों को अपने घरों से निकलता देख मुझे थोड़ा हौसला होता है और मैं वहीं पर एक कोने में खड़ा हो जाता हूँ। वो तीनों आदमी जो उस घर से निकले थे बड़ी मुश्किल से उस लड़की को संभालते पकड़ते ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर ले गए। मैं उस घर के सामने वाले घर से जो 2 शख्स बाहर आए होते हैं और उस मजमे में खड़े होते हैं उनसे पूछता हूँ, भाई माजरत आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये जो अभी अभी ये हुआ है ये सब क्या था? उनमें से एक शख्स ने मुझे बताया, यार इन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, इनकी जवान बेटी पर जिन्नात काबिज हो गए और वो उसे छोड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आए दिन उनकी बेटी इस तरह की हरकतें करती रहती है। मेरा पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला थर्मल बैग और मेरी डिलीवरी आउटलेट वाली जैकेट देखकर वो मुझसे पूछता है, भाई आप यहाँ के नहीं लगते, कोई डिलीवरी वाले हो? मैंने उससे कहा, हाँ यार मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं इनके घर पिज़्ज़ा डिलीवर करने आ गया और ये सब देख लिया। अभी मैं उससे बात ही कर रहा होता हूँ कि उस घर से 2 लोग दोबारा बाहर आते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी बाइक को देखते हैं और मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उन दोनों में से एक शख्स मुझसे कहता है, भाई बड़ी माजरत, आपने जिसे देखा वो असल में हमारी छोटी बहन थी, उस पर जिन्नात काबिज हो गए हैं जिस वजह से वो ऐसी हरकतें करती रहती। आपकी मुझसे ही कॉल पर बात हुई थी, मैं आपके पास आ ही रहा था कि घर में शोर की आवाज़ आई, मेरी बहन को फिर से वो जिन्नाती दौरा पड़ गया था, इस सब में मैं आपको भूल ही गया। मैंने भी उस शख्स से आदतन कह दिया, चले भाई खैर है, कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट कर दें
और अपना खाना ले लें ताकि मैं भी वापस जाऊं। उस बंदे ने जितनी मेरी पेमेंट बनती थी उससे 500 रुपये ज़्यादा मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने पैसे लेने से इनकार किया लेकिन उसने फिर भी मेरी जेब में ज़बरदस्ती डाल दी। मुझसे खाना लेकर मुझे रवाना कर दिया। वापस आते हुए पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि जो मेरे साथ हुआ है क्या मुझे किसी को बताना चाहिए या नहीं।